Hello, dear learners. Welcome to this beautiful series of Build Your Concept with Questions. So इससे पिछली वाली वीडियो में हमने वेल्डिंग से स्टार्ट किया था और वेल्डिंग के कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट वेल्डिंग टेक्निक्स उनके बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। मतलब बेसिक मैंने आपको हर एक वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में बताया था। तो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। और उसके बाद हमने एक गेट क्वेश्चन भी हिट किया था जो कि वेरी बेसिक, इट दैट वाज वेरी बेसिक। अगर आपको वेल्डिंग की डेफिनेशन बेसिक पता है तो उससे आप वो क्वेश्चन हिट कर सकते हो। और वो क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 में। ठीक है, उसके बाद मैंने उस वीडियो में जैसा कि बोला था कि हम नेक्स्ट जो फर्दर वीडियोस होंगी उसके अंदर हम कवर करेंगे वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आए हैं प्रीवियस ईयर गेट या ईएससी में। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा आर्क वेल्डिंग पे। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग हम समझेंगे और आर्क वेल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस हम हिट करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। और मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो इतने सिंपल है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स आता है, अगर आपका बेसिक एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप उन क्वेश्चन को इजीली हिट कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखेंगे फर्दर मेरी वीडियो में कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सच है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आर्क वेल्डिंग की। ठीक है ना, तो आर्क वेल्डिंग में क्या है कि आर्क वेल्डिंग बेसिकली हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आर्क वेल्डिंग के बारे में। अगर आपको थोड़ा जानना है तो आप पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो बेसिक हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग बेसिकली तीन तरीके से हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला है मैनुअल। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ऑटोमेटिक और एक होता है सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होता है ना, मैनुअल आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हम जो मूवमेंट है, जैसे लेट सपोज दिस इज माय इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, आपको आर्क वेल्डिंग में पता है कि इलेक्ट्रोड होता है और हमारा वर्कपीस होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड है वो मैनुअल, अब मैं आपको इसका फीड मोशन और एक होता है वेलोसिटी अलोंग दी वर्क पीस वो मैं समझाने वाला हूं। तो मेरे इस हैंड पे फोकस करिएगा। देखिए ये मेरा है इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, ये मेरा इलेक्ट्रोड है। लेट सपोज माय पेन इज माय इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रोड के थ्रू मुझे वेल्डिंग करनी है। तो मेरे दो मोशन होते हैं, एक तो होता है ये फीड मोशन। ठीक है ना, दिस इज माय फीड मोशन, दैट मीन्स अप डाउन मोशन। ये जो मेरा पेपर है दिस इज माय वर्क पीस। ठीक है, तो मुझे फीड मोशन देना है तो फीड मोशन में कैसे दूंगा, अप और डाउन। ठीक है, तो दिस इज माय फीड मोशन। ठीक है, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोड मैनुअली पकड़ूंगा तो मेरे हाथ से ऊपर नीचे दूंगा तो इसको कहते हैं हम फीड मोशन। उसके बाद एक मोशन होता है अलोंग द लेंथ, जहां मैं वेल्डिंग कर रहा हूं। तो वेल्डिंग में अलोंग द लेंथ करूंगा ना, वर्क पीस के, वर्क पीस 3D है तो उसका अलोंग द लेंथ करूंगा। तो अलोंग द लेंथ जो मेरा मूवमेंट होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ माय वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग की जो वेलोसिटी है दैट विल बी माय अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, तो इस तरीके से मैं दूंगा। अब जब हम मैनुअल वेल्डिंग करते हैं ना, तो मैनुअल वेल्डिंग में क्या होता है, हम ये दोनों मोशन, चाहे फीड हो चाहे वेलोसिटी अलोंग द वेल्डिंग पोर्शन हो, दोनों ही हम मैनुअली देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में जो दोनों मोशन हो गए, चाहे फीड हो गए चाहे मूवमेंट अलोंग द वर्क पीस हो गया, ये दोनों ही मोशन ऑटोमेटिक होते हैं। तीसरा हो गया हमारा सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हम ये जो अप और डाउन वाला फीड होता है ना, ये तो हम मशीन से एडजस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये फीड तो अब नहीं देंगे, अब सीधा अब जो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ होता है ना वो हम खुद देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम मैनुअल वेल्डिंग करते हैं तो मैनुअल वेल्डिंग में क्या होता है कि हम कांस्टेंट करंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज लेते हैं जिसे हम ड्रूपर्स भी कहते हैं। वो ड्रूपर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है वो ड्रूपिंग होता है, मतलब ड्रॉप करने वाला होता है। ठीक है, तो इसे हम ड्रूपर्स, उसे ड्रूपर्स भी कहते हैं। और मैनुअल जो होता है हमारा कांस्टेंट करंट होता है। अब ये कांस्टेंट करंट क्यों होता है, क्योंकि जब हम मैनुअली करते हैं तो ये मोशन हमारे हाथ में होता है और ये मोशन में क्या है कि ऊपर नीचे होगा। अगर मेरा इलेक्ट्रोड अप और डाउन मूवमेंट करेगा तो जो क्या होगा ना, मेरा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज मेरा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो मुझे कांस्टेंट वोल्टेज इसमें मैं यूज नहीं ले पाऊंगा, मुझे इसमें क्या यूज लेना पड़ेगा, कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो कांस्टेंट करंट वाला मैं ट्रांसफॉर्मर यूज लेता हूं। उसके बाद ऑटोमेटिक होता है तो इसमें हम कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये जो मोशन है एडजस्टेड बाय दिस व्हाट मशीन्स। सो मशीन्स के द्वारा हम एडजस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक हम एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक जगह पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो इससे हम इसमें हम कांस्टेंट वोल्टेज बना के रख सकते हैं अलोंग द वेल्डिंग लेंथ। तो इसमें हम क्या यूज लेते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज।
ठीक है। अब थोड़ा सा इसका स्केमेटिकल में डायग्राम आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से वर्किंग होती है। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये मेरा है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है वर्कपीस, ठीक है, ये हमारा है वर्कपीस। अब जो इलेक्ट्रोड होता है और वर्कपीस होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है ना। तो उस गैप को हम क्या कहते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। जो हमारा इसके इलेक्ट्रोड और हमारे वर्कपीस के बीच में आर्क बनेगा, वो आर्क का इसके बीच में डिस्टेंस और उस आर्क की लेंथ बराबर है, ठीक है। एल इज द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, दैट इज फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप एंड द वर्कपीस। वर्कपीस का जो अपर सरफेस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट विल बी माय आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में होगा ही होगा। तो ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, दैट विल बी माय वी, ओके। उसके बाद दो मोशन मैंने आपको बता ही दिए हैं इलेक्ट्रोड का, ये होगा फीड मोशन, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग दी वेल्ड, ठीक। अब इसके बाद हम एक चीज, एक, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो दिखेंगे और लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका वोल्टेज और करंट है ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा, इस तरीके का। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। उसके बाद एक स्टैंडर्ड होता है कि स्टैंडर्ड आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू योर रॉड डायमीटर। कई बार आपको आर्क लेंथ गिवन नहीं होता है, दिस एल इज नॉट गिवन टू यू समटाइम्स। सो व्हाट हैपेंस इज you take the rod diameter, okay, क्योंकि rod diameter will be equal to your standard arc length। तो आपको rod diameter लेना है, क्वेश्चन में rod diameter given होगा। फॉर स्टेबल आर्क, ये एक अनदर कंडीशन है। जो स्टेबल आर्क जो होता है वो कब बनता है, जब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर करंट है दैट विल बी इक्वल टू योर आर्क करंट, ठीक है। अगर हमारा यूं दे रखा है कि फॉर स्टेबल आर्क कंडीशन, तो हम ये कंडीशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर करंट विल बी इक्वल टू योर आर्क करंट, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस हमने देख ली। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है योर लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। तो ये लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, इसमें जो हमारा जो टॉप सबसे ज्यादा जो वोल्टेज है दैट विल बी माय ओपन सर्किट वोल्टेज, ओसीवी, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नीचे होता है जो आई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हमारा करंट होता है, और उसका जो मैक्सिमम करंट होता है दैट विल बी माय शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज बाय ओसीवी। मतलब जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो हमारा वाई एक्सिस है दैट, और जो इंटरसेप्ट कट रहा है, लेट सपोज दिस इज माय वोल्टेज, तो ये इंटरसेप्ट क्या है, ये ओसीवी है। तो वी दैट विल बी माय वाई एक्सिस, और वाई पे बनता हुआ इंटरसेप्ट दैट विल बी माय ओसीवी, प्लस आई, आई मतलब एक्स एक्सिस, और उस पे एक्स पे बनता हुआ इंटरसेप्ट दैट विल बी माय शॉर्ट सर्किट करंट, जो यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है, इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन इक्वेशन है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक लाइन है, फॉर लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मैक्सिमम पावर करंट, करंट विल बी, ये दो बार टाइप हो गया, करंट विल बी हाफ ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड वोल्टेज विल बी हाफ ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करना है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट वे में सॉल्व करना है। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड मेथड तो होता ही है, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो ये अगर आपको शॉर्ट वे में अगर सॉल्व करने क्वेश्चंस, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए, जो अगर हमको क्वेश्चन में यह कहे कि मैक्सिमम पावर निकालो, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करो, तो हमको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों का हाफ करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट विल बी माय मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर विल बी ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 इंटू शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाय 2। तो टोटल क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम पावर। अब ये सब समझने के बाद अब आप रेडी हो चुके हो, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमको देखना है, जिसमें जो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर फॉर आर्क वेल्डिंग इज अ स्ट्रेट line between an open circuit voltage of 80 volt and short circuit current of 300 ampere. The generator settings for maximum arc power. मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि मैक्सिमम आर्क पावर पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे मैक्सिमम आर्क पावर पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर फॉर आर्क वेल्डिंग इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये मैंने क्या बोला, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऊपर वाली चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज हमको दे रखा है, शॉर्ट सर्किट करंट हमको दे रखा है, तो मैक्सिमम आर्क पावर क्या होगा, we can easily solve.
So here we have to write for maximum power we have open circuit voltage into short circuit current डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज हमारे पास 80 है, 80 डिवाइड बाय 240, और शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास क्या है 300, सो 300 डिवाइड बाय 2 इज 150। सो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 6000 वॉट। तो इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा क्वेश्चन, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी या तो आईएएस या गेट में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, या हम इसको 6 किलोवाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 6000 वॉट है तो 6 किलोवाट भी आप कर सकते हो। तो ये सिंपल है, आपको क्या सीधा अप्लाई करना है। मैक्सिमम पावर पूछा है, मैक्सिमम आर्क पावर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग स्पीड इज डबल्ड। ठीक है ना, वेल्डिंग स्पीड हमारी क्या हो चुकी है, डबल। अज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स टू बी कांस्टेंट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेल्ड बीड विल बी। यहां पे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग स्पीड इज डबल। वेल्डिंग स्पीड हमारी क्या चेक कर सकते हैं, हमने डबल कर दी है, v क्या कर दिया है 2v कर दिया है। अज्यूमिंग ऑल द पैरामीटर्स टू बी कांस्टेंट, तो सारी चीजें कांस्टेंट है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीड विल बी, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीड क्या होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, डबल हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू था, लेकिन मैंने इसको एमसीक्यू के जो ऑप्शन है वो हटा दिए। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, डबल हो गया। अब एक चीज होती है मटेरियल डिपोजिशन रेट। ठीक है ना, ये क्या होता है हमारा मटेरियल डिपोजिशन रेट। तो मटेरियल डिपोजिशन रेट हमेशा क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स टू बी कांस्टेंट। जो हमारा मटेरियल डिपोजिशन रेट है वो कांस्टेंट ही रखना है हमको, और हमारा वेलोसिटी जो है, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी है। अज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स, जो हमारा वेलोसिटी है, वेल्डिंग स्पीड है, वो स्पीड वेलोसिटी वो हो चुका है डबल, मतलब ये डबल हो चुका है, और ये हमको कांस्टेंट ही रखना है। तो अगर ये डबल हो चुका है और ये चीज हमको नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट ही रखनी है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ एक्स हो जाएगा, हाफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब हमको ये चीज कांस्टेंट रखनी है, हमारा वेलोसिटी डबल हो चुका है। तो अगर वेलोसिटी डबल हो गया और ये चीज कांस्टेंट रखनी है, तो एरिया को हम हाफ कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारा ओरिजिनल एक्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि जो हमारा मटेरियल डिपोजिशन रेट होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया मैक्सिमम क्या होता है हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें mm² में होता है, और वेलोसिटी होती है mm/सेकंड में। तो जो यूनिट होती है मटेरियल डिपोजिशन रेट की वो होती है mm³/सेकंड। ठीक, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आर्क वेल्डिंग का क्वेश्चन है, इन अ डीसी आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन, in a DC arc welding operation the voltage arc length characteristics was obtained as V arc is equals to 20 plus 5L, where the arc length L was varied between 5 mm to 7 mm. Here V arc denotes the arc voltage in volts. The arc current was varied from 400 ampere to 500 ampere. Assuming linear power source characteristics, the open circuit voltage and short circuit current will be. तो इसके अंदर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट दिया नहीं, आपको निकालना है। अब सीधी सी बात है भाई, आपको क्या दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखा है आर्क का, वोल्टेज और आर्क के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो वी आर्क क्या लिख लेंगे हम, 20 + 5L, और हमारी आर्क लेंथ क्या वेरी कही गई है 5 mm to 7 mm। तो 5 mm आपको एक बार रखना है और 7 mm एक बार रखना है। तो फॉर वोल्टेज आर्क जब हम 5 mm रखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है 45। ठीक है, 45 वोल्ट। और जब हम रखते हैं 7 mm, आर्क लेंथ को हम क्या रखेंगे 7 mm, क्योंकि एक बार 5 और एक बार 7 है,
तो जब हम 7 mm रखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 55 वोल्ट। ठीक है, एक हमारा आ गया 45 वोल्ट, एक आगे आ गया हमारा 55 वोल्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं। हियर वी आर्क डिनोट्स द आर्क वोल्टेज इन वोल्ट्स। ठीक है, हमारा वोल्ट्स में, हमने वोल्ट्स में लिया है। द आर्क करंट वाज वेरिड फ्रॉम 400 एम्पियर। अब जो हमारा करंट है, दैट वाज वेरिड फ्रॉम 400 एम्पियर टू 500 एम्पियर। ठीक है, यहां से यहां तक वेरी किया गया। अब आप एक क्वेश्चन, अभी इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा V होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में, तो जो V होता है V डिवाइड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस I डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जो आर्क लेंथ है वो लीनियरली वेरी कर रही है और हम इसमें क्या लेंगे, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का इक्वेशन लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है आपको ज्यादा से ज्यादा कि 45 वोल्ट के लिए कौन सा करंट है और 55 वोल्ट के लिए कौन सा करंट है। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है, अगर आपको इस तरीके का कंफ्यूजन होता है, तो आप एक काम कीजिए, आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, दैट विल बी माई वी, दैट विल बी माई आई। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए। ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखिए कि लेट सपोज मैं वोल्टेज लेता हूं, क्योंकि हमारे 2 वोल्टेज और 2 करंट है। एक मैंने लेट सपोज यहां लिया और एक मैंने लेट सपोज यहां लिया। ठीक है, अब वोल्टेज देखो, वोल्टेज में ज्यादा वाला कौन सा है, 55 वोल्ट, 55 वोल्ट। तो 55 वोल्ट कुछ यहां आएगा। ठीक है, 55, ये थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ गई है, दूसरा पेन लेते हैं। ये हो गया मेरा 55 वोल्ट, और ये जो नीचे वाला जो वोल्ट, इसके जो जस्ट बिलो जो वोल्टेज है वो है 45 वोल्ट। ठीक है, ये हम समझ गए। अब जो 55 वोल्ट है तो उसमें आप देखिए कि करंट कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ये ओरिजिन है मेरा। तो जो यहाँ पे 55 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा इससे कम वाला करंट होगा, मतलब छोटा वाला करंट। तो छोटा वाला करंट कौन सा है, 400 एम्पियर। तो 55 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, 400 एम्पियर। और 45 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, 500 एम्पियर। इस तरीके से आपने देख लिया। अब आपने इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में आपने वैल्यू रखनी है V और I की। ठीक है, V और I की आपने वैल्यू रखेंगे। V की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो वोल्टेज, अगर आप 55 वोल्ट्स ले रहे हैं, 55 वोल्ट बाय OCV, तो 55 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा करंट है, 400 एम्पियर। तो 400 डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 45 वोल्ट डिवाइड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस शॉर्ट सर्किट करंट, हमारा इसके लिए 45 वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, 500 एम्पियर डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 अननोन है, OCV और CC, इजीली हम निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 में आप देखिए कि हमारे पास 400 है, इक्वेशन 2 में 500 है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि दोनों को सिमिलर वैल्यू बना सकते हैं। सिमिलर वैल्यू कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं और इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, तो हमारी इक्वेशन 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 4 5 20। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो अब देखते हैं, इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 55 25 25 26 27, 275 डिवाइड बाय OCV प्लस 20,000 बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कितना, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 180 डिवाइड बाय OCV प्लस 20 डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। अब इज इक्वल्स टू, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 20,000 और ये 20,000 ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, और 275 माइनस 180 ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। तो OCV हमारा क्या हो जाएगा, 275 माइनस 180। तो कैलसी आप लेके बैठिए, 275 माइनस 180 95। ठीक है, तो 95 आप OCV 95 डिवाइड बाय OCV इज इक्वल्स टू 1। तो OCV हमारा आ जाएगा 95, और OC5 अगर हमारा 95 वोल्ट्स आ गया है, और अब हमको SCC निकालना है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप रख दो,
95 वोल्ट, तो मैं 1 में रख देता हूँ। तो 55 डिवाइड बाय 95 प्लस जो हमारा आई है, आई कितना है 400 डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब आप कैलसी से इसको इक्वली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस सबसे पहले कर लेंगे 55 डिवाइड बाय 95, ये जितना आया उसको 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 400 से, तो कितना आ गया 950। तो शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा आपके पास 950 एम्पियर। तो आपके आंसर आ चुके हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज आपका कितना है 95 वोल्ट। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गया। ओपन सर्किट वोल्टेज आपका कितना है 95 वोल्ट, और शॉर्ट सर्किट करंट आपका कितना है 950 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये भी सिंपल था, हल्का सा थोड़ा सा इसमें, क्योंकि दो इक्वेशन दे रखी थी और आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज आल्सो सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a DC welding power source has a linear VI characteristics with open circuit voltage 18, short circuit current। तो ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, 80 और 300 एम्पियर वाला, ये डबल बार आ चुका है। तो इसमें आपको पता है कि मैक्सिमम पावर किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ना। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC जनरेटर फॉर आई स्ट्रेट लाइन बिटवीन द जनरेटर सेटिंग्स, इसमें बस वो जनरेटर था। ठीक है, और इसमें क्या है हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मैक्सिमम आर्क करंट। तो आप जानते ही इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर मैक्सिमम पावर ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाय 4। तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे 40 इंटू 150। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 किलोवाट, हमारा पहले भी आया था, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाली क्वेश्चन है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में आ गया। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है the DC power source for arc welding has the characteristic 3 plus I is equals to 240, where V is equals to voltage and I is equals to current. For maximum arc power at the electrode, voltage should be set at, मतलब ये पूछ क्या रहा है, for maximum arc power at the electrode voltage कहाँ सेट करें। तो आपको ये चीज तो पता ही है कि मैक्सिमम आर्क पावर के लिए हमारे पास क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय 2। ये कंडीशन होती कि नहीं होती, जो हमारा वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज के आधे, उसके बराबर होता है। अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज के आधे पे सेट कर देंगे वोल्टेज को, तो हमारा क्या होगा, जो आर्क पावर है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये कंडीशन। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम ओसीबी निकाले कैसे। तो आपको ये इक्वेशन तो दे रखी है ना, अभी इक्वेशन को आप लिखिए, क्या है 3V प्लस आई इज इक्वल टू 240। अब इसको आप ट्राई टू कन्वर्ट इट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या, 3 को ये 240 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो उसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय 80 प्लस आई डिवाइड बाय 240 इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि जो लीनियर फॉर्म है, जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब कन्वर्ट हो चुका है। हमको पता है कि V के नीचे क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, I के नीचे क्या होता है शॉर्ट सर्किट करंट। हमको पूछा क्या है, वोल्टेज पूछा है। तो वोल्टेज क्या है हमारा 80 वोल्ट, लेकिन 80 वोल्ट हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा 80 वोल्ट है। हमको पूछा क्या है, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज कितना सेट करें मैक्सिमम आर्क पावर के लिए। तो फॉर मैक्सिमम आर्क पावर वोल्टेज क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज का आधा, तो 80 वोल्ट का आधा क्या हो जाएगा 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 40 वोल्ट आपका इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके भी पूछ लिया होता ना, अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया होता कि हमको ये बताओ कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट मतलब मैक्सिमम करंट क्या सेट करें, तो मैक्सिमम करंट हम क्या सेट करेंगे, फॉर मैक्सिमम आर्क पावर करंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाय 2। शॉर्ट सर्किट करंट हमारा कितना है 240 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 120 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम आर्क पावर उसके लिए भी आप निकाल सकते थे, करंट कितना वो भी निकाल सकते थे, वोल्टेज हमने निकाला ही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप देखे होंगे आपने, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट हो गया। 1 2 और 3 4 हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपने देखा होगा कि हाउ सिंपल
मतलब कितने ईजी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक्चुअल में होता कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको ये ग्राफ के बारे में अगर कुछ नहीं पता होता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ को 2-4 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको ये चीज़ खुद ने अपने हिसाब से लिखनी है। तो जैसे आप ये चीज़ करेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ इजीली लर्न हो जाएगी, इजीली आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी और उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ आएगा और जो कंसेप्ट बताया वो समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लाइक बटन हिट कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।